Good morning friends, welcome to today's lecture of barometric lag in steam jet ejectors। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि barometric lag क्या होता है स्टीम जेट इजेक्टर्स में, इसका क्या रोल रहता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और जो बैरोमेट्रिक पॉट होता है वो क्या काम करता है। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैक्यूम होता क्या है। याद रखिएगा, हम जहाँ पे भी रहते हैं हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर हमारे ऊपर लगता है जिसको हम बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। कोई भी ऐसी वैल्यू जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1 kg होता है 760 mm Hg, एनी प्रेशर बिलो दैट प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कोई भी प्रेशर उससे कम का वो वैक्यूम कहलाता है। अब सेकेंड थिंग, व्हाई वैक्यूम, की वैक्यूम की ज़रूरत क्या पड़ती है। याद रखिएगा कि केमिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। मान लीजिए कोई मटेरियल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको वो मटेरियल 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टीम या हॉट ऑयल उसमें देना पड़ेगा। सो इससे मेरा मीन्स लॉस क्या रहेगा, एक तो मेरा काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी कंजम्पशन होगा। सेकंड, कई बार जो मेरे प्रोडक्ट्स रहते हैं वो आपका टेम्परेचर सेंसिटिव रहते हैं, वो हाई टेम्परेचर्स पे डिटोरिएट होने लगते हैं या फिर हाई बॉयलर्स फॉर्म करने लगते हैं जिससे मेरा मटेरियल ख़राब हो सकता है। तो इन यूटिलिटी सेविंग प्लस मटेरियल सेविंग दोनों को बचाने के लिए हम वैक्यूम का यूज़ करते हैं। अब वैक्यूम का यूज़ करने से क्या होता है, तो याद रखिएगा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी मटेरियल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। इसका मतलब है कि जैसे ही आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज कर जाता है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, इस फंडे का यूज़ करते हुए हम वैक्यूम को अप्लाई करके अपना बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस कर लेते हैं और अपनी सेविंग करते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट अ वैक्यूम। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वैक्यूम क्रिएट करने के आपके पास में बेसिक दो चीज़ें रहती हैं, इजेक्टर्स और वैक्यूम पंप्स। इनके बारे में मैं आगे की स्लाइड में डिटेल में बताऊंगा। सो अगर हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल स्टीम जेट इजेक्टर की, तो ये मैं सेपरेट लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं उसका स्लाइड इंट्रो दूंगा। ये आपका मेन नोजल रहता है जिसको वेंचुरी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से स्टीम आपकी इन कर रही है। आफ्टर दैट यहाँ पे नोज़ल का साइज़ आपका रिड्यूस होता है। जैसे ये नोज़ल का साइज़ रिड्यूस होता है, आप ये देखिए कि जो वेपर्स हैं ये वेपर्स को अपने साथ में खींच के आगे की तरफ लेके जाता है। एंड फाइनली ये डिफ्यूज़र सेक्शन हो गया जहाँ पे अगेन उसकी वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होती है और प्रेशर आपका इंक्रीज होता है। ज़्यादा समझने के लिए आप इस डायग्राम को गौर से देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ से ये आपका इनलेट पॉइंट है, यहाँ से आपकी स्टीम इन कर रही है। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कम रहती है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो जैसे ही स्टीम की आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो वहाँ पे आपका प्रेशर ड्रॉप होगा और ये बाहर जो वेपर्स इसको लेने जिस सिस्टम से कनेक्टेड है उसके वेपर्स को अपने साथ में खींच के बाहर की तरफ लेके चला जाता है। सो ये होता है आपका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल स्टीम जेट इजेक्टर्स का। ज़्यादा समझने के लिए मेरे सेपरेट लेक्चर्स हैं, आप वो जाके इजिली देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी स्टेज स्टीम जेट इजेक्टर्स की। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, मल्टी स्टेज मीन्स इसमें कई सारी स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। इन स्टेजेस की रिक्वायरमेंट बेसिकली उसके ऊपर वेरी करती है कि आपको कितना वैक्यूम लेके जाना है। लाइक हमारे इस डायग्राम में मैंने आपको 3 स्टेज स्टीम जेट इजेक्टर्स दिखाए हुए हैं। यहाँ पे आप यदि ये देखिए, ये प्राइमरी स्ट्रीम है, यहाँ पे ये आपका पहला इजेक्टर लगा हुआ है, ये आपकी यहाँ से स्टीम इन कर रही है। आफ्टर दैट ये आपका यहाँ से आपका सिस्टम कनेक्टेड है, तो ये क्या कर रहा है, सारे वेपर्स को अपने साथ में लेके आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये आपका कंडेंसर है, इस कंडेंसर में आपकी यूटिलिटी फ्लो कर रही है। अब यूटिलिटी फ्लो करने की वजह से जो भी आपका कंडेंस्ड मटेरियल है वो आपका नीचे की तरफ मूव करने लग जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जो भी नॉन कंडेंसेबल पार्ट बचा वो आगे के सेक्शन में मूव करता है। यहाँ पे अगेन आपकी स्टीम आ रही है, ये उसको अपने साथ में लेके जाता है। देन अगेन ये आपके कंडेंसर्स लगे हुए हैं, इसमें यूटिलिटी फ्लो कर रही है, कूलिंग वाटर। ये जो भी मटेरियल इसमें कंडेंस हो रहा है उसको नीचे की तरफ अगेन मूव करवा रहा है।
सेम साइकिल रिपीट्स इन थर्ड स्टेज ऑल्सो। कंडेंसर्स का बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है वो होता है दे आर रिक्वायर्ड टू कंडेंस द स्टीम एंड कंडेंसेबल वेपर्स। इन दोनों को कंडेंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है कंडेंसर्स का। इस डायग्राम को आप गौर से देखिए तो आपको बैरोमेट्रिक पॉट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया, ये आपके कंडेंसर्स लगे हुए हैं। इन कंडेंसर्स में आपने वेपर्स को कंडेंस कर लिया है, बट इन वेपर्स को नीचे ड्रॉप होना है। ये जो वेपर्स, जो मटेरियल आपने कंडेंस किया है, वो मटेरियल नीचे ट्रांसफर होना है। अब अगर ये मटेरियल नीचे ट्रांसफर होना है तो जैसा कि आपको पता है कि 1 kg ऑफ वैक्यूम में जो पावर होती है वो 10 मीटर तक की हाइट को वो रोक के रख सकता है। मींस एक बार आपने वेपर्स को यहाँ पे कंडेंस तो कर दिया कंडेंसर्स के अंदर, लेकिन वो वेपर्स आपके नीचे मूव करेंगे ही नहीं, बिकॉज 1 kg वैक्यूम -760 mmHg इट हैज अ कैपेसिटी टू होल्ड द वेपर्स। सो इसी के लिए हम यूज करते हैं बैरोमेट्रिक लेग्स का। इन बैरोमेट्रिक्स लेग्स की जो हाइट होती है वो बेसिकली आप देखेंगे तो 10.3 मीटर रखी जाती है। उसका मेन रीजन क्या रहता है वो आपको बता देता हूँ। 10.3 मीटर्स हाइट इसलिए रखी जाती है बिकॉज जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि फुल वैक्यूम को ब्रेक करने के लिए आपको इतनी हाइट की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा बैरोमेट्रिक लेग्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो भी आपने वेपर्स यहाँ पे कंडेंस किए हैं वो इजिली नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाएं, अदरवाइज वेपर्स आपके वहीं पे होल्ड रहेंगे। जो भी आपके कंडेंसेबल मटेरियल है वो आपका वहीं पे होल्ड रहेगा और आपका कंडेंसर बिल्कुल भरा हुआ रहेगा, मटेरियल नीचे ट्रांसफर करेगा ही नहीं। तो ये जो भी मटेरियल्स आपने अपने कंडेंसर में कंडेंस किया वो बेसिकली आके नीचे एक बैरोमेट्रिक पॉट, ये आप देखिए ये एक बैरोमेट्रिक पॉट है, इसमें आके कलेक्ट होता है। कंडेंसर से इस बैरोमेट्रिक पॉट में जो लेग्स आती हैं उनके बीच में जो हाइट का डिफरेंस रहता है वो 10.33 मीटर होता है, जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। इसका सिग्निफिकेंस भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब याद रखिएगा ये जो बैरोमेट्रिक पॉट आप नीचे देख रहे हैं, इस बैरोमेट्रिक पॉट में हमेशा पानी भरा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये जो इजेक्टर है ये कभी भी वैक्यूम नहीं बनाएगा। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि इजेक्टर वैक्यूम क्यों नहीं बनाएगा, बिकॉज एक बार आपने वैक्यूम ऊपर सिस्टम में क्रिएट किया और नीचे ये पूरा का पूरा पानी में डिप होना चाहिए बैरोमेट्रिक लेग। अगर आपने अपने सिस्टम में वैक्यूम क्रिएट किया है लेकिन नीचे ये पानी में डिप नहीं रहेगा तो ये यहाँ से एयर सक कर लेगा, बिकॉज ऊपर आपका ऑलरेडी वैक्यूम है। तो ये यहाँ से एयर सक करके जो आपने वैक्यूम क्रिएट किया है ये इसको ब्रेक करने लग जाएगा। तो याद रखिएगा कि बैरोमेट्रिक लेग जो है ये हमेशा वाटर में डिप्ड होनी चाहिए, मीन्स बैरोमेट्रिक पॉट में हमेशा आपका पानी भरा हुआ होना चाहिए। ये जो बैरोमेट्रिक लेग्स नीचे की तरफ आती हैं इनमें आप देखेंगे तो ये देखिए ये हमेशा एक 90 डिग्री के एंगल्स पे होती हैं। उसका भी एक स्पेसिफिक रीज़न रहता है, वो हमेशा याद रखिएगा कि इसको 45 डिग्री के एंगल्स पे इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी जो पाइपलाइंस हैं उसमें किसी भी तरीके से एयर लॉकिंग होने का चांस ना बचे। जो भी मटेरियल या फिर जो भी वेपर्स कंडेंस होकर नीचे की तरफ आ रहे हैं वो सडनली नीचे की तरफ मूव हो जाए और किसी भी तरीके से एयर लॉकिंग ना हो। अगर आपका सिस्टम वैक्यूम प्रॉपर तरीके से इजेक्टर नहीं बना रहा है तो आपको अपनी बैरोमेट्रिक्स लेग्स भी चेक करना है कि कहीं बैरोमेट्रिक्स लेग्स में तो किसी भी तरीके का कोई लीकेज नहीं है, अदरवाइज आपको वैक्यूम नहीं मिलेगा। प्लस आपको अपना बैरोमेट्रिक पॉट भी चेक करना है कि बैरोमेट्रिक पॉट में सारी लेग्स बिल्कुल डिप्ड होनी चाहिए, मीन्स उसमें पानी भरा हुआ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बैरोमेट्रिक लेग की कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन बहुत ईजी है। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर मैंने पैस्कल्स में डाला है, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से एच आप इजीली देखिए तो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है 10.33 मीटर। जैसा कि मैं पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका फुल वैक्यूम मीन्स -760 mmHg उसको ब्रेक करने के लिए आपको एटलीस्ट 10.33 मीटर का बैरोमेट्रिक लेग चाहिए। जब आप इतना बैरोमेट्रिक लेग देंगे तभी जो आपने ऊपर वेपर्स कंडेंस किए हैं वो आपका मटेरियल नीचे की तरफ मूव करेगा, अदरवाइज आपका जो मीन्स मटेरियल है वो ऊपर कंडेंसर्स में ही होल्ड रहेगा, वो नीचे की तरफ मूव ही नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंस होता है आपका बैरोमेट्रिक लेग्स का, बिकॉज इतनी हाइट 10.33 मीटर की हाइट आपको एटलीस्ट
ज़रूरत होती है आपके वैक्यूम को ब्रेक करने के लिए। सो होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।